नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आप जानते हो कि चना जो है हमारे छत्तीसगढ़ की एक दलहन फसल से मुख्य फसल है। चना के भाजी से लेकर चना के सब्जी हमारे किसान छत्तीसगढ़ के किसान भाई मतलब बहुत पसंद आते। चना जो है हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाए थे, लगभग 21% प्रोटीन पाए थे, जो हमार फैमिली के लिए और हमार मिट्टी के उपजाऊ के लिए चना बहुत अच्छा होते। क्योंकि मिट्टी में यदि हम चना की खेती करतन तो धान की फसल के बाद यदि हम चना लगातन तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहते, बढ़िया रहते। और का साथ से मिट्टी क्योंकि गहरा जाते चना के यहाँ तो का कारण मिट्टी में जो पानी के जो उपयोगिता क्षमता वो ज़्यादा अच्छा रहते। एक साथ साथ किसान भाई हो इनमें जो है आप के खर्चा कम है धान फसल के अलावा में, और जो है हमारे जो शुद्ध लाभ है वो ज़्यादा प्राप्त होते। जो किसान भाई आप बताऊँ यदि आने वाले भविष्य में ध्यान रखा होते, यदि हम धान के बाद धान की फसल ना लेके यदि हम धान के बाद चना लेथन तो हमारे आय की प्राप्ति ज़्यादा हुई। और अगले साल जब मैं धान लगाबूँ तो उपज में भी आप देखो किसान भाई आप खाद कम लगी और आपकी उपज भी निस्संदेह बहुत अधिक प्राप्त हुई। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है।
इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार आज के अंक सजीव फोनिन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, ये बात ला आप मन भली भांति जानत हो कि हमार भोजन के थाली में दाल के बड़ा महत्व होते, काबर की दाल में अधिक प्रोटीन और मिनरल्स थे जिन हमार शरीर ला स्वस्थ रखते। संगवारी हो, आज हमन गोड़ बात करबो दलहन तिलहन के जिन उत्पादन तकनीक है और ओकर खरपतवार के विषय में। तो एक बार आप मन हमार टोल फ्री नंबर तो जानत हो संगवारी हो, हमार टोल फ्री नंबर हवा 1800 233 9418। संगवारी हो, यही विषय में ढेरकन जानकारी देबर चर्चा करे बार आज हमार संग में हवा डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और हमार संगवारी भाई मन के अभी फोन आवा है, ओकर ले पहली हम यही जानना चाहबो कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ दलहन तिलहन के अच्छा खेती करके हमारे दिन किसान भाई मन हैं वो मन एक अच्छा और उन्नत खेती कर सके। देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक बहुत सारी दलहनी फसलें हैं जो हो सकती हैं और इनसे अच्छा लाभ किसान भाइयों को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो रबी ऋतु में जो दलहनी फसल है उसमें से चने की खेती हमारे किसान भाई कर भी रहे हैं। और चना जो हमारा मध्य छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर जो दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, इन जिलों में बहुतायत में चने की खेती हो रही है। और इसमें आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से चने की खेती करें, क्योंकि चने में भी आजकल ऐसी उन्नत किस्में आ गई हैं जिनमें कुछ पहले जो बीमारियां होती थीं, जो एक बड़ा व्यवधान होता था चने की खेती में, उनसे अब वो जो किस्में हैं वो प्रतिरोधी हैं। तो चने की खेती कर किसान भाई लाभ ले सकते हैं। मटर है और तिवड़ा जो है, जो बटुरा तिवड़ा जो लथाइरस बोलते हैं, उसका भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रकबा है। और साथ में मसूर की फसल भी हमारे यहाँ हो रही है। और दलहनी फसलों में देखें तो कुल्थी हमारे बस्तर में और सरगुजा में, ये दो में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है और जो बस्तर का पठार है, यहाँ पर कुल्थी की खेती भी हमारे किसान भाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इनमें कुछ जो तकनीकी का और समावेश करें जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें तकनीक के, तो ऐसे कौन कौन से तकनीक है, जैसे कि हम बात करें चना की खेती पर, तो चना की खेती में क्या विशेषता है तकनीक के, कौन से विशेष तकनीक ला अपनाए हमारे किसान भाई है कि वाला अच्छा से अच्छा लाभ हो?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छा बीज का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने उन्नत किस्म का अच्छा बीज प्रयोग किया है तो समझ लें कि आपका करीब करीब उसमें 10 से 15% तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, चने की खेती में जो एक जल प्रबंधन है, पोषण प्रबंधन है, और साथ में जो एक कीड़े चने में हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक, हाँ, शायद फोन कट गया डॉक्टर साहब जी। चने की खेती में हम देख रहे हैं कि जो चने की एक इल्ली है जिसको हेलियोथिस आर्मीजोरा बोलते हैं, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और ये चने में जो आधी निकली हुई होती है और ये इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों को उसका भी प्रबंधन करना ही चाहिए। ये जो इल्ली है, जो जिसको चने की इल्ली हेलियोथिस बोलते हैं, ये चने में, मटर में, मसूर में, अलसी में। एक फोन आवाज संगवारी। हाँ। हेलो। हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? नमस्कार भैया, मैं सिरवाबाद में पहले तो सुगंधा जंगले बोलो। जी किसान भाई अपन प्रश्न पूछो। हाँ डॉक्टर साहब से मोर प्रश्न ये, जिससे अपन चना खेती करतन भर्री खेत में जाए धना खेत में जी धान काटे के बाद में, तो मैं भसुआ बहुत जानते भैया, भसुआ बहुत समस्या होते, बहुत निराई में मेहनत लगते, मजदूर के चार्ज भी बहुत लगते, तो नियंत्रण कैसे करने जाए जानकारी लेंगे भसुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए जांगड़े जी, बथुआ बड़ी समस्या है। बथुआ के लिए चना बोने के बाद, चना बोने के आप करीब 20 से 25 दिन बाद खेत में आपके प्रयास हो कि हल्की नमी रहना चाहिए मिट्टी में, उस समय टॉमोप्रिजान करके एक जो दवाई आई है, टॉप्रोमिजान करके एक निदानाशक दवाई आई है। इस दवाई की 19.6 मिलीग्राम, बहुत थोड़ी मात्रा लगती है। इसका आप एक बार स्प्रे जरूर करें तो उसमें बथुआ का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि 20 से 25 दिन की अवधि, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो, जब बथुआ 3 पत्ती 4 पत्ती का होता है, उस समय उसी अवस्था में उस दवा का प्रयोग करें। तो इससे बथुआ का नियंत्रण, बथुआ ही नहीं बल्कि उसमें जो आपको चनौरी है और इस तरीके से और जो छोटे खरपतवार हैं, इनका भी नियंत्रण हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम गोड बात करते हैं कि चना में जिन इल्ली पड़ते हैं वो विषय में हम आ रहे हैं ना। हाँ। आप बताते रहे हो जी। तो चने में इल्ली एक बड़ी चुनौती है जी, बिल्कुल। और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई एक तो खेत में उनको एक टी आकार की लकड़ी जरूर लगा देनी चाहिए। चने में जब फूल के बाद घेंटी बनना शुरू होती है, उस समय यदि एक टी आकार की लकड़ी लगा देते हैं किसान भाई, तो उसमें क्या होता है कि सवेरे से पक्षी जाकर बैठते हैं और पक्षी जाकर के बैठेंगे और जाहिर है उनको भोजन चाहिए, तो कीड़े की ओर उनकी नजर जाएगी, तो उस इल्ली का भक्षण करके वो नियंत्रण करते हैं। दूसरा उपाय एक ये होता है कि चने की इल्लियों को पकड़ लें, 100 चने की इल्लियों को पकड़ के एक किसी बर्तन में डाल के उसको उसमें मार दें, उसको क्रश कर दें। इसके बाद उसको 1 हफ्ते तक एयर टाइट करके, उसमें पॉलीथीन या किसी चीज़ से अच्छे से टाइट करके उसको रख दें और इसके पश्चात जो है उसको छान लें। छानने के बाद उसमें उसका 10 गुना पानी मिला करके उसका स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि जो इल्लियाँ हैं उनमें एक बीमारी फैल जाती है वायरस जनित, जो वायरस है, और वो इल्लियाँ आपको उल्टी लोहे लटकी मिलती हैं और उनका नियंत्रण हो जाता है, वो मर जाती है, हमारा नुकसान नहीं कर पाती। ये 2 उपाय। तीसरा उपाय ये है कि चने की खेती में किसान भाई ध्यान रखें, उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। जैसे एक RVG 202 नाम की किस्म है हमारे छत्तीसगढ़ में, खासतौर से कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग जिलों में बहुत अच्छी पैदावार है इसकी। इस किस्म का प्रयोग करें और इसमें इसकी समय पर बोनी करें। कई बार होता है कि चना बोनी में भी यदि विलंब हुआ तो विलंब होने में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पर्याप्त नहीं हो पाती और इल्लियां हमला बोल देती हैं और फसल हमारी कमजोर हो जाती है। तो समय पर बोनी करें, समुचित खाद का भी प्रयोग करें। चने की खेती में बीज का उपचार जरूर करना चाहिए और बीज उपचार के लिए आजकल जो ट्राइकोडर्मा विडी है, इससे उपचार किसान भाइयों को कर लेना चाहिए। चूंकि चना दलहनी फसल है और दलहनी फसल में हम देखते हैं कि जब चने की फसल करीब 25 से 30 दिन की अवस्था में होती है, उस समय आप पौधे को उखाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें उसकी जड़ों में गांठें होती हैं। उस गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल में करीब 79% नाइट्रोजन होती है, उसको फिक्स करके और पौधों को हमारे उपलब्ध कराते हैं। तो ये किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया से एक बार 5 ग्राम प्रति किलो बीज, जो राइजोबियम कल्चर है, इससे उपचारित कर लेना चाहिए बोने के पहले। कई बार किसान भाई कहते हैं सर उपचारित करते हैं लाभ नहीं होता, उसमें एक खास ध्यान देने की जरूरत है कि बीज को जब आपको करना है तो 5 ग्राम 10 किलो बीज, जैसा मैंने बताया। आपको यदि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में बोनी करनी है तो आपको करीब 80 से 100 किलो बीज लगेगा। ये भी निर्भर करेगा कि आपने किस्म कौन सी की है, चने के दाने छोटे हैं कि बड़े हैं। बोनी आप कब कर रहे हैं, अक्टूबर में कर रहे हैं, नवंबर में कर रहे हैं,
क्योंकि चने की बोनी का जो सबसे सही समय होता है 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच का होता है। बोनी में देरी हो रही है तो हमें थोड़ा बीज दर बढ़ा देना चाहिए। तो किसान भाई जब भी बोनी करें तो बीज को इकट्ठा कर लें, हल्का पानी सींच दें, उसके बाद जो राइजोबियम कल्चर होता है इसका भुरकाव कर दें और हल्के हाथ से उसको उसके बाद मिला लें। मिलाने के बाद उसको छाया में सुखाएं और फिर जल्दी से जल्दी उसकी बोनी करें। ध्यान रखें कि धूप में ना सुखाएं, नहीं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसा करके किसान भाई इसकी बोनी करें। बोनी करने के बाद जो बेसल खाद देते हैं आधार रूप में, चने के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, 20 किलो नाइट्रोजन है, 40 किलो स्फुर है और 20 किलो ही पोटास है। इसके बाद जब चना फूल अवस्था में आता है उसके पहले 10 दिन पहले एक बार हल्की सिंचाई करें। ध्यान रखें सिंचाई करते वक्त चने की फसल में पानी, खेत में पानी भरना नहीं चाहिए, वरना उसमें फिर सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और नुकसान होगा। तो इसलिए हल्की सिंचाई कर दें। हल्की सिंचाई करने के बाद जब चना फूल अवस्था में आता है करीब 15 से 20 दिन बाद, जब बोने के करीब 60 दिन बाद, उस समय फिर दोबारा उसकी हल्की सिंचाई करें। और फिर भी लगता है कि फसल कमजोर है तो एक 19-19-19 NPK का आजकल वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आता है, मतलब ऐसी खाद जो पानी में घुल जाती है, उसको लेकर के उसका एक स्प्रे अवश्य कर दें। इतना करने से किसान भाइयों को 15 से 20 कुंटल 2.5 एकड़ में पैदावार चने में आराम से मिल जाती है और कोई विशेष समस्या यहाँ देखने में नहीं आई है। बनिस्पत बशर्ते कि कई बार ओलावृष्टि हो जाती है या ज़्यादा जब चने की फसल हमारी पकी है उस समय ज़्यादा पानी बरस जाता है तो उससे नुकसान हो सकता है। अन्यथा ये चीज़ें यदि आप करेंगे तो चने से किसान भाइयों को 15 से 20 कुंटल उत्पादन जो है 1 हेक्टेयर में अवश्य मिलेगा। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि चना के खेती हमारे किसान भाई मन करते हैं, तो जैसे आपने बताया हो कि ये जो निंदानाशक एक काबर की निंदानाशक जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमारे किसान भाई। तो चना के खेत में हम कौन से प्रकार के निंदानाशक डालन कि ओकर से चना की खेती में कोई प्रभाव ज़्यादा? हाँ, देखिए चना की फसल में पहले आप बोने के पहले पेंडामिथिलिन नाम की दवा आती है, इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। इस दवाई की करीब करीब 400 मिलीलीटर मात्रा जब अपन बोते हैं या तो बोने के 2 दिन के अंदर अंकुरित होने के, चना के अंकुरित होने के पहले एक बार हल्का स्प्रे कर दें। और यदि उस समय मान लीजिए नहीं कर पाए या आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, कई बार हम देखते हैं कि किसान भाई चना को सूखे में बो देते हैं, बोने के बाद हल्की सिंचाई करते हैं, तो वो स्थिति यदि नमी नहीं, क्योंकि जब तक खेत में नमी नहीं होगी, मिट्टी नम नहीं होगी, तब तक कोई भी निंदानाशक दवाएं डालेंगे उसका वो कारगर नहीं होगी। तो फिर जो जैसा मैंने अभी जांगड़े जी को बताया कि आप 20 से 25 दिन की जब आपकी फसल होती है तो ये टोप्रोमिजॉन करके एक नया निंदानाशक दवाई है, इस दवाई का आप प्रयोग कर दें तो बथुआ, चनौरी, झीलो, इस तरीके के जो कई बार वो गाजर घास भी दिखने लगा है आजकल खेतों में, ऐसे जो खरपतवार ज़्यादा तंग करते हैं इनका नियंत्रण हो जाएगा। ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब खरपतवार को तो मारेगा, चारा को तो नष्ट करेगा, लेकिन चने की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत अच्छा बात बताया डॉक्टर साहब। आप बात करते रहो कि कुछ कुल्थी एक दाल है करके, ये एक नया लक्ष्य है सुने में। हाँ, तो ये बारे में आप बताते हैं। हाँ, देखिए कुल्थी भी इसका डाई क्या बोलते हैं, कुल्थी एक हमारी दलहनी फसल है जो बस्तर और सरगुजा में काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसमें भी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, इसका औषधीय महत्व भी है। ये हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको नियंत्रित करती है। कुल्थी की दाल अवश्य अनिवार्य रूप से खाना भी चाहिए हमें, हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन। तो कुल्थी में ये औषधीय गुण होते हैं और इसके साथ साथ जो किडनी स्टोन होता है, जो पथरी होती है, इसको भी डिसॉल्व कर देती है कुल्थी, ऐसे भी गुण होते हैं। और हमारे जो मैं देखता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र हमारे बस्तर में देखें, सरगुजा में जो वैद्य लोग हैं, बैगा लोग हैं, वो इसका प्रयोग पहले से भी किसी के पेट में दर्द हो रहा है, पथरी हो रही है, तो इसके लिए इसका प्रयोग करते रहे हैं। बिल्कुल। कुल्थी के लिए भी देखें तो इसकी भी उत्पादन बढ़ाने की हमारी बड़ी संभावनाएं हैं। ये ऐसे ज़मीन में, ऐसे खेतों में जो कन्हार ज़मीन है या अपन सरगुजा में देखें तो जो चबर या डांड ज़मीन होती है, जहाँ खेत में पानी ना रुकता हो, वहाँ इसकी बोनी करना चाहिए। करीब करीब इसमें 25 से 25 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लगता है, इसकी बोनी करें। बिरसा कुल्थी 1 और एक छत्तीसगढ़ कुल्थी 1, ये 2 किस्में उन्नत किस्में हैं, इनका प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। बोनी के पहले चूंकि दलहनी फसल है तो इसका भी उपचारित, इसको बीज को उपचार जरूर कर लेना चाहिए। और इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है और इसमें हमें 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार कुल्थी में भी मिल जाती है। बस बशर्ते ये है कि इसकी जो बोनी का समय है, कई बार होता है कि ये अक्टूबर तक किसान भाई इसकी बोनी करते हैं, तो वो ना करके 15 अगस्त के बाद, इसकी बोनी 15 अगस्त के बाद अनिवार्य रूप से करें, तो इससे हमें अच्छा फायदा हो सकता है। एक और फसल मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो लथाइरस होती है, जो तिवड़ा फसल है, इसका भी हमारे दलहनी फसलों में छत्तीसगढ़ में चना के बाद दूसरा स्थान है इसका।
चना का रकबा 4,33,000 हेक्टेयर है और तिवड़ा का भी हमारे करीब 2.5 लाख हेक्टेयर इसका रकबा है छत्तीसगढ़ में। तो इसकी भी खेती में भी किसान भाई कुछ इसमें एक समस्या थी जो राष्ट्रीय स्तर में कि इसकी दाल खाने से लकवा हो जाता है, ऐसा एक पहले माना जाता था। इसमें एक ODAP कंटेंट होता है, टॉक्सिन होता है, लथाइरिज्म उस बीमारी को नाम दिया गया था बहुत साल पहले। अभी हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कुछ किस्में विकसित की हैं जिनमें वो जो ODAP कंटेंट है, जो टॉक्सिन था जिसकी वजह से वो बीमारी होने की आशंका रहती थी, उसकी मात्रा को न्यूनतम कर दिया गया है। मतलब अब उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये महातिवड़ा, रतन, प्रतीक ये किस्में हैं जिनमें उसकी मात्रा नगण्य है और इसकी खेती बड़े पैमाने पर किसान भाई कर रहे हैं। इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि इसकी खेती ज़्यादातर उतेरा में करते हैं। मतलब धान की खड़ी फसल में तिवड़ा के बीज किसान भाई छींट देते हैं और इसके बाद उसमें कोई खाद का प्रयोग नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो हो गया भगवान भरोसे उसको काट लेते हैं। इसमें जो वैज्ञानिक इंटरवेंशन है, हमारा कहना है कि किसान भाइयों को चाहिए कि धान पहली चीज जहां हमें उतेरा फसल लेनी है वहां पर जरा मध्यम समय में पकने वाली धान लगाएं, क्योंकि यदि आपने ऐसी धान की किस्म लगाई है जो 120-25 दिन की है तो फिर वो धान ही आपकी जाएगी नवंबर दिसंबर में, तो लेट होगी, तो फिर ये उतेरा की फसल लेने में आपको कठिनाई होगी। तो इसीलिए हमें 115 से 120 दिन के बीच वाली धान की किस्में जो मध्यम अवधि की किस्में हैं उनका प्रयोग करें। और जब ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, मतलब जब किसान भाई कटाई करते हैं उसके तकरीबन 20 से 25 दिन पहले की अवस्था जो होती है, क्योंकि 20 दिन जब उसमें गभोट की अवस्था होती है, बालियां भरती हैं, जब दूध भरने के बाद से लेकर के और धान का दाना पकने में 20 से 25 दिन का समय होता है, उस अवस्था में दुगुने बीज दर, जैसे तिवड़ा में वैसे हम लगाएं खेत में बोनी करते हैं तो करीब 40 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लगता है, लेकिन यदि हमें उतेरा में बोनी करनी है तो हमें फिर इसका करीब 80 से 90 किलो बीज लगेगा। इसको हमें तब छींटना है और इसके साथ साथ कुछ पोटास की मात्रा का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। उस समय किसान भाई करेंगे तो डॉक्टर साहब फोन आवा। हाँ, हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार किसान भाई, क्या नाम है आपके? जितेंद्र पटेल जी, अपन प्रश्न पूछो। हाँ, अभी रबी फसल में मूंगफली और उड़द लगाबो का हसन, तो ओकर टाइमिंग कब से कब तक लगा सकत हन मोला? जी देखिए, रबी फसल में मूंगफली लगाना है आपको तो जो नवंबर, अब तो समय निकल गया है, रबी की मौसम में अभी आप लगाना अब समय निकल चुका है, क्योंकि नवंबर महीने में आपको बो देना था। अब आप बोना ही है तो फरवरी के महीने में जो जायद की अवस्था होगी उस समय अब आप मूंगफली की बोनी करें। अभी समय निकल चुका है। अभी यदि आप मूंगफली की बोनी करेंगे तो उसके अंकुरण में समस्या होगी, वो जमेगा नहीं और अंकुरण होगा भी तो बहुत विलंब से होगा, आपको नुकसान होगा। तो आप फरवरी का इंतजार करें। फरवरी मार्च में जब मिट्टी का जो तापमान है वो थोड़ा सा रेज होगा, बढ़ेगा तभी, क्योंकि जब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान सॉइल का है, मिट्टी का है, वो आदर्श होता है फसलों की बोनी के लिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करना अब दलहन के, अब बात करते हैं तिलहन के। तो तिलहन में हम छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ तिलहन की खेती बहुत अच्छा ढंग से किसान भाई कर सकते? जी जी जी, देखिए तिलहन के लिए भी हमारे यहाँ जो कन्हार मिट्टी है वो अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और जो उसी मिट्टी को हमारे सरगुजा में चवर बोलते हैं। थोड़ी मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी जल धारण क्षमता अच्छी हो, काली मिट्टी हो, बलुई दोमट मिट्टी में भी हो सकता है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो जो तिलहनी फसलें मुख्य रूप से रबी में बोई जाती हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें पहले नंबर पर सरसों आता है, कई जगह तोरिया जो जल्दी पकने वाली होती है, लोटनी रही, उसको तोरिया बोलते हैं, और अलसी है, कुसुम भी कुछ क्षेत्रों में किसान भाई ले रहे हैं। तो सरसों जो मुख्य फसल है, इससे किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिल रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किसानों को समय पर बोनी करना चाहिए। पहली चीज़ जो मैंने बताया 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मिट्टी का जो तापमान है, जैसा बोलते हैं कि जब महुआ का तेल जमने लगे, डोरी का तेल जब जमने लगे, गाय का घी जमने लगे, जैसा हमारे पूर्वज कहते थे जी, तो ऐसे समय में इन फसलों की बोनी का ये उपयुक्त समय होता है। मतलब तब मिट्टी का जो तापमान है वो आदर्श होता है इनके अंकुरण के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक फोन आवा। जी जी, हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार भैया, कौन बोला था भैया, कौन गाँव ले? योगेश जांगड़े बोला था भैया, सिरवा बांधा में तरह। जी जी जांगड़े भैया, अपन प्रश्न पूछो। अब पूछना है क्या तो भैया, का चना लगाए हैं तो बीच बीच में सूखा मतलब हो जाते, मतलब उगता रोग के कोई समस्या लगते, तो ओला कैसे दूर करना है? बिल्कुल जी। हाँ जांगड़े भैया, उगठा रोग यदि एक बार आ गई से तो ओला दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। ओकर बर हमन का कर सकती कि उन्नत किस्म के चुनाव करथन। पहली चीज जो बीज है, तो बीज RVG 202 ये वैरायटी है, ये वैरायटी में उगठा रोग नहीं आते।
या बहुत कम आते, तो पहला तो हमें अब इस साल तो कुछ नहीं कर सकते, अगले बार हमें ऐसी किस्मों का चुनाव करना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। मतलब इस साल हमने चना लगाया है तो अगले साल उसमें चना की खेती ना करें, उसमें हम सरसों लगा सकते हैं, दूसरी फसलें लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्पोर होता है, इसका जो जीवाणु होता है वो मिट्टी के अंदर होता है। हम उकठा को नियंत्रित करने के लिए कोई दवाई यदि बताएं आपको कि ये दवाई का आप छिड़काव करें, तो वो दवाई मिट्टी के अंदर 1 इंच 2 इंच तक नहीं जा पाएगी, जिससे वो बीमारी का जो रोगाणु है, जो उसका कारण है, वो नीचे जमीन में रहेगा। ऊपर एक बार हल्का नियंत्रण हो जाएगा लेकिन फिर से वैसी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए अब इस स्थिति में उसका उकठा में वो प्रभावित पौधों को उखाड़ दें और वहां पर आप चाहें तो बोरिक एसिड का छिड़काव हल्का या चूना का छिड़काव कर सकते हैं, बुझे हुए चूने का, उससे कुछ नियंत्रण कुछ हद तक हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्र जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मतलब दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सबो मन जय जोहार। संगवारी हो आप मन देखे सुने कि आप मन ला कैसन ढंग के दलहन तिलहन के रवि के सीजन में तैयारी ला करना है, तो आप मन संगवारी हो अब समय हो गए जाए के, तो हम मतलब धू विदा, अगले अंक में फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।